हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आज मैं आपकी प्रॉब्लम लेकर ही आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और प्रॉब्लम है यूपीएससी पीटी 2025 का पेपर, और इस पेपर में पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न और उस पैटर्न के साथ साथ हमारी प्रिपरेशन का जो तरीका रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है इस समय पर वो है चैट जीपीटी। उसका यूज कितना सही रहा और उसका यूज कितना डेंजरस रहा, थोड़ा सा हम आज इसको इवैल्यूएट करते हैं, समझते हैं कि कैसे स्टूडेंट ये चैट जीपीटी को यूज करके अपना बेनिफिट तो कर रहे हैं लेकिन उस बेनिफिट के चक्कर में एक बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं। इसको समझते हैं आज के वीडियो में। देखिए, यूपीएससी पीटी 2025 का जो पेपर रहा है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना क्या रहा? उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना था इजी क्वेश्चंस, इजी टॉपिक्स, लेकिन एक डिफिकल्ट एनालॉजी, एक डिफिकल्ट एनालिसिस। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले जहां पर यूपीएससी ने सिंपल क्वेश्चंस को स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 बना के 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट और 2 and 3 एक्सप्लेन्स दी 1, इस तरीके के क्वेश्चंस बना करके एक एनालॉजी को डेवलप करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं अगर अंडरलाइन फिनोमेनाज में आप देखो तो यूपीएससी इस समय पर जो कंटेंट ओवरलोड हमारी पूरे के पूरे प्रिपरेशन मेथड में है, इस पूरे सिनेरियो में है, जो स्पेसिफिकली फ्यूल इन हो रही है जीपीटी से, उसको चैलेंज करती है। क्योंकि यूपीएससी ने इस बार के पेपर में ये दिखा तो दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं, हमें उस कंटेंट की एनालॉजी की जरूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस समय पर बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के बाद, बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, अलग अलग डिफरेंट वैलिड सोर्सेस से पढ़ने के बाद भी उस एनालॉजी को डेवलप नहीं कर पाए और यूपीएससी जीएस पेपर में कहीं ना कहीं वो मात खा गए। ना सिर्फ जीएस पेपर में बल्कि सीसैट के पेपर में भी उस एनालॉजी को हम देखते हैं और उस एनालॉजी के डेवलपमेंट को देखते हैं जहां पर यूपीएससी सीधे के सीधे कंटेंट ओवरलोड को चैलेंज कर रहा है। ये हमें समझना जरूरी है। देखिए, चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अवेलेबल वेब बेस्ड कंटेंट को एक समराइज फॉर्म में रख दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट वैलिड सोर्सेज और डिफरेंट वैलिड डायरेक्शन से क्रिएटेड कंटेंट या डिफरेंट वैलिड एनालिसिस से क्रिएटेड कंटेंट में स्क्रूटिनी नहीं होती। ये सिर्फ एक कंटेंट का जंबलिंग अप। अब ये कंटेंट का जंबलिंग अप एक अच्छी चीज तो क्रिएट करता है। वो चीज क्या क्रिएट करता है? जो कंटेंट का लैग हमको अलग अलग जगह पर देखने मिलता है। स्पेसिफिकली कई बार हम ये बोलते हैं कि कुछ बच्चे जो सिर्फ दिल्ली में पढ़ रहे हैं या कुछ बच्चे सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए कंटेंट अवेलेबल है, बाकी बच्चों के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या उस लेवल या स्टैंडर्ड का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। चैट जीपीटी ने उसको तो साइडलाइन कर दिया। अब कंटेंट हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर तरीके से अवेलेबल है, हर किसी के लिए, हर किसी के पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंटेंट हर किसी के पास, हर किसी के लिए अवेलेबल हो गया है, उसने कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो क्या है? चैट जीपीटी आपको कंटेंट दे सकता है लेकिन चैट जीपीटी आपकी एनालिटिक्स को डेवलप नहीं कर सकता। चैट जीपीटी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस की यूटिलिटीज को डेवलप नहीं कर सकता, जहां पर चैट जीपीटी ने इस बार बच्चों को धोखा दिया है। तो ऐसा क्या हो गया इस बार के यूपीएससी के पेपर में जो इतना हाई तौबा हम लोगों ने मचा करके रखी हुई? ऐसा क्या हो गया? यूपीएससी का सिलेबस तो वही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सिलेबस तो वही, टॉपिक भी वही है। और उस टॉपिक में तो अब हमको कंटेंट भी मिल गया है और कंटेंट भी बहुत सारा मिल गया है। तब फिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? देखिए, यूपीएससी में जीपीटी ने हमको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जीपीटी आपको डीपीएसपी क्या है ये बता देगा, फंडामेंटल राइट्स क्या है ये बता देगा, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी जब कंसेप्चुअल लेवल पर पूछ लेता है व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन एफआरबीएम्स एंड डीपीएसपीज, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर एनालॉजी आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको खुद लेकर के आने पड़ेगी। ये डिफाइन जीपीटी से नहीं होगा। जीपीटी सिर्फ आपको समराइज पॉइंट दे देगा, जीपीटी सिर्फ आपको उस कंटेंट को आप तक ला करके दे देगा, लेकिन उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने, ग्रास्प करने और उस कंटेंट की यूटिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको अपने खुद के एनालिटिक्स लगाने पड़ेंगे। जहां पर हमको लगता है कि इस बार एस्पिरेंट्स थोड़ा सा डिफीट हुए हैं। हमें लगा कि वो कंटेंट मिल जाने से ही हमारी प्रिपरेशन हो जाने वाली। हमें लगा कि उस कंटेंट को हम पढ़ लेंगे, उस कंटेंट को याद कर लेंगे, एक दो बार लिख लेंगे, थोड़े बहुत एमसीक्यूज को लगा लेंगे जो कि उसी कंटेंट के बेस पर फैक्चुअल एमसीक्यूज होंगे, तो वो हमें हेल्प कर जाएगा कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में। कहीं ना कहीं स्टूडेंट उससे डिफीट हुए। तब मैं यही बोलता हूं कि पीटी 2025
इज डेथ ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग। अगर सिर्फ मेमोरी बेस होकर के सिर्फ कंटेंट के बेसिस पर ही एग्जाम निकल जाने वाला होता तो इतना ह्यू एंड क्राई, इतना प्रॉब्लम हमको स्टूडेंट्स के बीच में देखने के लिए नहीं मिलता। देखो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि यूपीएससी पीटी सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है। यूपीएससी पीटी या यूपीएससी मेंस या टोटल यूपीएससी एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम। आपको सिर्फ कंटेंट याद कर लेने से, सिर्फ कंटेंट लिख लेने से, सिर्फ कंटेंट रख लेने से ही सब कुछ हो जाने वाला होता तो ये एग्जाम इतना चैलेंजिंग नहीं होता। यूपीएससी is a challenging exam and UPSC is challenging in its analytical way and we have to understand that thing. We have to understand that GPT यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, GPT ही प्रेपरेशन नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो मैं क्यों बोलता हूँ GPT यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन को ओवरशैडो कर रहा है। ये समझिए बच्चों कि GPT सिर्फ एक लैंग्वेज मॉडल है, ये सिर्फ कंटेंट को स्क्रूटनाइज करके एक जगह रखने वाला मॉडल है। ये कंटेंट को आप तक लेकर के तो आ जाएगा लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, एक्सप्लेन द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। सिंपल सा क्वेश्चन दिखता है, इसके फ्रेमवर्क आप जीपीटी पे डालोगे, इसके पॉइंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन उसकी फ्रेमवर्क कैसी होनी चाहिए, किस फ्लो में होनी चाहिए, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, किस एनालिसिस के साथ होनी चाहिए, इसका फ्रेमवर्क जीपीटी सही तरीके से नहीं देता। तभी हमको देखने मिलता है, देखिए जीएस मेंस में पेपर 3 जो कि एक कंटेंट बेस्ड पेपर है, जहां पर कंटेंट या फैक्ट्स ज्यादा है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक बन जाता है। लेकिन उस फैक्चुअल टॉपिक में कंटेंट होने के बाद भी सबसे कम नंबर स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं। इसका मतलब क्या है? यूपीएससी चैलेंज कर रहा है इस कंटेंट ओवरलोड को। यूपीएससी चाहता है आपसे अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी चाहता है आपसे उस टॉपिक की एनालिसिस, और ये 2025 का पेपर उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि यूपीएससी इस कंटेंट ओवरलोड को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा कि सिर्फ कंटेंट नहीं, यूपीएससी में कॉन्टेक्स्ट, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन भी अपना डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे पीटी के पेपर में कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक सिंपल सा क्वेश्चन था रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें ये पूछता है कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या है। दूसरे स्टेटमेंट में ये बोलता है कि एटमॉस्फेयर का रोल ऐसा है कि वो डिफ्यूज रेडिएशन को बना करके रखता है जिससे अर्थ मेल्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाता। अब कई तरीके से उस मॉडल को, अगर आप उस क्वेश्चन को, या अब तो खैर उसका आंसर और एनालिसिस मिल गया, उस टाइम पे अगर आप जीपीटी पे उस क्वेश्चन को डालते तो हर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, वो ये बोलता था कि डायरेक्ट सोलर इंसोलेशन जहां पर है वहां पर फ्रीजिंग नहीं होगी, जहां सोलर इंसोलेशन नहीं है वहां पर फ्रीजिंग हो जाएगी, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के टोटल रोल को वो नलिफाई कर देता है। जबकि ट्रेडिशनल क्लाइमेटिकल मॉडल्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट का अपना टोटल रोल, अपनी टोटल यूटिलिटीज आपको देखने मिलती है। तो समझिए क्यों ये ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। हमने ओवर डिपेंडेंस रख ली है उस ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट पर। बिना सोचे हम उस ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट की तरफ भाग जाते हैं और हमको लगता है कि ये कंटेंट तो अवेलेबल है, अब ये कंटेंट ही हमको सारी प्रिपरेशन की तरफ लेकर के चला जाए। इसमें किसी एक की यूटिलिटी नहीं। इस पूरे मेथड में या उस पूरे प्रिपरेशन को करने में किसी एक कंटेंट या किसी एक सोर्स की यूटिलिटी नहीं हो सकती। ये सारे के सारे सोर्सेस का एक जंक्चर्ड फॉर्म हो सकता है जिसको हमें समझना होगा। तो एनालिसिस या एनालॉजी जीपीटी से नहीं आएगी, कंटेंट जीपीटी से आ जाएगा, एनालॉजी नहीं आएगा। तब हमें ये समझना चाहिए कि हमें जीपीटी किस लेवल तक यूज करना है, या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें किस लेवल तक यूज करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप जीपीटी यूज मत करिए, आप जीपीटी यूज करिए, लेकिन मस्ट यूज जीपीटी आफ्टर योर पीपीटी। व्हाट इज पीपीटी? प्रेसिपिटेशन। पहले आप उसके स्ट्रक्चर को समझिए, कंटेंट को पहुंचने से पहले किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद आप उस जीपीटी को यूज कर सकते हैं जस्ट टू आइसोलेट द कंटेंट। अगर आपको पता है फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स पता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है, तो फिर उसमें आप कंटेंट फिल करने के लिए जीपीटी यूज कर सकते हो। आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप समरीज डाउनलोड कर सकते हो, आप किसी भी कंटेंट का लिखा हुआ एक फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सिर्फ वही आपका कंटेंट होगा
वही आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन कराएगा। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि बार बार यूपीएससी ऐसे मॉडल्स को चैलेंज करती रहेगी, बार बार यूपीएससी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ देखती रहेगी, बार बार आप यूपीएससी आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ देखती रहेगी, जो जीपीटी से होने वाला नहीं। तो ये बात आपको खुद समझनी होगी, ये बात आपको खुद एनालाइज करनी होगी, और इस बार के पेपर को समझ के हमको ये देखना भी पड़ेगा कि how much we can use GPT. GPT can be one of the tool, is not the tool. GPT can be one of the methods that you can occupy, is not the wholesome method. GPT आप use करिए, लेकिन बहुत limited form में करिए। GPT आपको अंदर से चेंज नहीं कर देगी, आपकी एनालिसिस, आपकी क्लैरिटी को डेवलप नहीं कर देगी। ये आपको खुद करना होगा, ये मेहनत आपको खुद करनी होगी। उस मेहनत पे आइए, इस कंटेंट ओवरलोड से बचिए। यही बस मुझे आपसे कहना था। थैंक यू वेरी मच।